सुनशियाओ, उसे बाहर निकाल दो। सुनशियाओ का धैर्य पहले ही खत्म हो चुका था। वह तुरंत अपने सांप के रूप में बदल गया। उसने अपना शरीर गुमान के चारों ओर लपेटा और उसे आंगन से बाहर फेंक दिया। आंगन के बाहर कई नर पशु मानव प्रतीक्षा कर रहे थे। गुमान को बाहर फेंके जाते देख वे उसे उठाने के लिए दौड़ पड़े। मालिक जी, क्या आप ठीक हैं? क्या तुम्हें चोट लगी? दर्द से बौखलाए गुमान ने अपनी एक साथी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बेकार का कचरा, क्या आपने मुझे धमकाते हुए नहीं देखा? आप क्या इंतजार कर रहे हैं के लिए? उनके आंगन को तहस नहस कर दो। उसके साथियों ने गुमान के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। वे सब गुस्से से घूर रहे थे पत्थर का घर। लेकिन जब उन्होंने सुनशियाओ के विशालकाय सर्प रूप को बाहर प्रकट होते देखा तो आंगन में वे सभी इतने डरे हुए थे कि पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तुम किस बात को घूर रहे हो? जाना, सुनशियाओ को पकड़ो और उसे वापस घसीट कर ले जाओ। मुझे। उसके साथियों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। दांत पीसते हुए वे केवल हमला कर सकते थे सुनशियाओ की ओर। इनमें कई नर पशु पुरुष शामिल थे जिनके पास 3 या 4 सितारा पशु शक्ति थी। आत्माओं, लेकिन वे सुनशियाओ का मुकाबला नहीं कर सके। देखते ही देखते सभी नर पशु मानव जमीन पर गिर पड़े। सुनशियाओ ने अपने विशाल सर्प के सिर को ऊपर उठाया और धीरे धीरे उसे गू की ओर घुमाया। आदमी, गुमान का पहले वाला अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। जब उसे पता चला कि सुनशियाओ कबीले में वापस आ गई है तो वह बहुत क्रोधित हुई थी। वह बिना सोचे समझे जल्दबाजी में वहां चली गई थी, शायद अपना गुस्सा निकालने के लिए। वह भूल ही गई थी कि सुनशियाओ कितनी भयानक थी। सुनशियाओ, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं एक महिला हूं। अगर तुम चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो, मैं तुम और तुम्हारी आवारा जानवर जैसी मादा इस दुनिया में रहने का सपना भूल जाओ। जनजाति, कियाओ जिक्सी सुनक्सियाओ के पीछे खड़ी थी। वह इन आत्मधर्मी लोगों से नफरत करती थी जो वे हमेशा उसे कबीले से निकाले जाने की धमकी देते थे, मानो वे बहुत ऊंचे और शक्तिशाली हों। उसने सुनशियाओ को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुझे इसे संभालने दो। जो पुरुष महिलाओं को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें पशु देवता द्वारा दंडित किया जाता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। कियाओ शीशी भावहीन चेहरे के साथ गुमान के पास गई। अगर आप नहीं चाहते कि हम बल प्रयोग करें तो ठीक है। मेरी 2 मांगें हैं। सबसे पहले ठीक करें हमारा द्वार। दूसरा, हमें पूरी ईमानदारी से यह विश्वास दिलाएं कि आपको खेद है। गुमान ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। आपके सपनों में? कियाओ जिक्सी ने व्यंग्य किया। बेशक वह जानती थी कि गुमान इस बात से सहमत नहीं होगी। वे अभी अभी उस कबीले में पहुंचे थे। वह और कोई घटना नहीं चाहती थी। इस तरह वे सर्दियों को सुरक्षित रूप से पार कर सकते थे। इसलिए उसे गुमान को एक उदाहरण बनाना पड़ा। ऐसे में आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। सिस्टम, मैं इसे म्यूटिंग पोशन की एक बोतल से बदलना चाहता हूँ। ठीक है होस्ट, एक बोतल म्यूटिंग पोशन 10 पॉइंट्स में। कियाओ शीशी को जैसे ही मौन करने वाला औषधि मिली उसने उसे गू पर छिड़क दिया। आदमी का चेहरा। गुमान समय रहते बच नहीं पाए और उसने गुस्से से कियाओ शीशी को घूर कर देखा। लेकिन जब उसने बोलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह कोई आवाज नहीं निकाल सकती। कियाओ शीशी को देखते ही उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। इस आवारा जानवर महिला ने मेरे साथ क्या किया? मैं बोल क्यों नहीं पा रहा रही। गुमान के साथी जमीन से उठ खड़े हुए। कुछ नोटिस करना उसे क्या हुआ था ये सोचकर वे तुरंत उसके पास दौड़ पड़े। मालिक, आपको क्या हुआ है? गुमान ने अपना मुंह खोला लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह केवल इशारा कर सकती थी कियाओ शीशी पर गुस्से से बरसते हुए। सुनशियाओ की आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक उठी जब वह वापस अपनी मुद्रा में आ गया। उसने मानव रूप धारण किया और कियाओ शीशी के पास चला गया। तुमने हमारी महिला मालकिन के साथ आखिर क्या किया? कियाओ शीशी ने अपनी बाहें मोड़ी और मासूमियत से मुस्कुराई। कुछ नहीं था, केवल मैं। उसने उस पर थोड़ा जादू टोना किया। वापस आओ और बर्बाद करो। जब आप ये तय कर ले कि आपको किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए तब मैं आपसे बात करूंगा हमारे पास। इतना कहकर कियाओ शीशी मुड़ी और चली गई। गुमान की सहेलियां उसे रोकना चाहती थीं, लेकिन सुनशियाओ को देखते ही वे रुक गईं। जम गया। हमारी महिला मास्टर अचानक बोल नहीं पा रही है। हमें उसे चुड़ैल के पास ले जाना चाहिए। चिकित्सक, सही। वे पुरुष घबराए हुई गुमान को अपने साथ लेकर चले गए। सुनशियाओ ने पीछे मुड़कर देखा तो कियाओ शीशी अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी, मानो चिढ़ा रही हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह आंगन में गया और टूटे हुए गेट को सीधा किया। इसे ठीक मत करो, क्षति को यथावत रहने दें। उनसे हमारा पैसा वापस वसूलें 2 गुना। ठीक है। सुनशियाओ का इरादा शुरू से ही उन्हें आसानी से छोड़ने का नहीं था। उसका इरादा तो बस इतना ही था कि कियाओ शीशी के हस्तक्षेप के कारण सब कुछ रुक गया। उसे देर हो गई है, सो जाओ। कियाओ शीशी पत्थर के घर में आगे आगे चली। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उस पर टिकी हुई थी। बिना पलक झपकाए, क्या आपको मुझसे कुछ कहना नहीं है? सुनशियाओ ने अपनी भौहें उठाई और उसके बगल में बैठने के लिए चली गई। आप क्या जानना चाहते हैं? पूछ लेना। वह कौन है? वह कबीले के मुखिया की साथी की बेटी है जो उसकी दूसरी संतानों में से एक से पैदा हुई है। साथियों, उसका नाम गुमान है। एक बार जब मैं वहां था तब संयोगवश मैंने उसे बचा लिया था। वह सिल्वर ट्राइब से है और तब से वह चाहती है कि मैं उसका साथी बन जाऊं। मैं स्वीकार करना। कियाओ शीशी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसके करीब झुकी और शरारती लहजे में बुदबुदाई, मेरा प्रिय सर, तुम इतनी दयालुता क्यों दिखा रहे हो कि एक मादा की रक्षा कर रहे हो? उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव देखकर सुनशियाओ का मूड अचानक बदल गया। उठाना। उसने उसके हाथ पकड़े और थोड़ा और करीब झुक गया। वह पीले क्रिस्टल पत्थर के बराबर मूल्यवान थी। ऐसा न करना व्यर्थ होता। इकट्ठा करना। एक पीला क्रिस्टल पत्थर। गुमान चांदी के बाजार में काफी मूल्यवान होगा। जनजाति। क्या आप कह रहे हैं कि एक मादा वांडरिंग बीस्ट ने गुमान को गूंगा बना दिया? फेई, जो कुछ क्षण पहले तक सुस्त थी, अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने घोर अंधेरी रात पर एक नजर डाली और हताशा से अपनी जानवरों की खाल से बनी पोशाक पहन ली। कपड़े पहने और बगल वाले पत्थर के घर में चले गए। गुमान चिंतित और भयभीत होकर स्टूल पर बैठी थी। जब फेली अंदर आया तो वह उत्साह से खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलिए इस बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। गुमान ने अपना मुंह खोला लेकिन एक भी आवाज नहीं निकाल सकी। फेली ने उस नर पशु मानव की ओर इशारा किया जो अभी अभी उसे लेने आया था। मेनकी, तुम मुझे बताओ। मेनकी नामक लोमड़ी जैसे दिखने वाले प्राणी ने बताया कि गुमान खोज में गया था सुनशियाओ के लिए। ये सब सुनते हुए फेई की भौहें तन गईं और वह अवाक होकर गुमान की ओर देखने लगा। आखिर तुमने जाकर उसे उकसाया क्यों? आपने एक मंत्रमुग्ध करने वाली चीज का उपयोग करने की कोशिश की, इससे पहले उस पर फल फेंके गए थे और इससे वह क्रोधित हो गया था। अगर मैंने पीले क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं किया होता तो अगर वो तुम्हें बचा लेता तो तुम्हारी गर्दन काट देता। और अब भी तुमने नहीं सीखा आपका पाठ।
गुमान के मामले में फेई खुद को असहाय महसूस करती थी। वह उसकी ही साथी की बेटी थी जो उसके किसी अन्य पति से पैदा हुई थी। इसके अलावा वह जनजाति की सबसे अधिक प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं में से एक थी। वह कबीले में हमेशा से ही बहुत लोकप्रिय थी। जिस भी पुरुष पर उसकी नजर पड़ती थी वह अंततः उसके साथियों में से एक बन जाएगा। लेकिन सुनशियाओ ने उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया था और वह तब से उसके प्रति द्वेष रखती थी। तब से कुलपति, उस मादा घुमंतु जानवर ने हमारे ऊपर कुछ छिड़का है। मालकिन, और अब वह बोल नहीं सकती। फेली ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को रगड़ा। क्या तुम उसे तांत्रिक के पास ले गए हो? मेनकी ने सिर हिलाया। हमारे पास है। तांत्रिक ने कहा कि वह भी कुछ नहीं कर सकती। फेली ने भौहें चढ़ाई। मैं कल सुबह आपके साथ जाकर इसके बारे में पूछताछ करूंगा। कुलपति, हमें नहीं पता कि हमारी स्वामिनी की हालत और बिगड़ेगी या नहीं। सुबह फेली ने घूर कर देखा। वह पहले से ही गूंगी है। हालात इससे ज्यादा खराब कितने हो सकते हैं? अभी घर जाओ। आना कल सुबह सबसे पहले मुझसे संपर्क करना। गुमान जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके साथियों ने आखिरकार उसे मना लिया। बहुत प्रयास के बाद उसे मना लिया। सूरज उगने से पहले ही कियाओ शीशी ने अपने दरवाजे के बाहर हलचल सुनी। उसने आंखें खोली तो उसे कियाओ आंग का छोटा सा चेहरा उसके सामने बड़ा होकर दिखाई दिया। हे भगवान, उसकी लार मेरे चेहरे पर टपकने ही वाली है। उसने नन्हे शावक का सिर अपनी छाती से हटाया। आंगन का द्वार कल रात टूट गया था, इसलिए चिंतित सुनशियाओ ने उसे वह अंदर शावकों के साथ सोता था जबकि वह आंगन में पहरा देता था। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। कियाओ आंग ने कुछ बुदबुदाया। कियाओ शीशी ने उसकी बात स्पष्ट रूप से सुनी। उसने कियाओ आंग के छोटे से गाल को चुटकी से दबाया। वह तो अपने उस मूर्ख पिता के बारे में सपने भी देख रहा है। उसने अपने शरीर पर फैले तीनों शावकों को सावधानीपूर्वक एक तरफ हटा दिया। फिर चुपचाप बिस्तर से उठ गया। जिक्सी जाग गई है। आंगन में जिनलिंग नाश्ता बना रही थी। हाथ मुंह धोने के बाद कियाओ शीशी चूल्हे के पास गई और उसे सूंघा। जिनलिंग, तुम्हारे भुने हुए मांस की खुशबू लाजवाब है। जिनलिंग ने उसके माथे पर चुंबन दिया। ये लगभग तैयार है। मैंने कल रात नदी में कुछ विशालकाय मछलियां पकड़ी। मैं खाना बनाऊंगा आज रात आपके लिए। ठीक है। कियाओ शीशी ने भुने हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे खाने ही वाली थी कि तभी उसने फेली और गुमान को कोने से बाहर निकलते हुए देखा। उसकी आंख। उसने आराम से मांस निगल लिया, पानी का एक घूंट पिया और फिर इंतजार करने लगी। सोफे पर आराम से बैठे हुए फेली के पीछे चलते हुए फेयान ने संतुष्ट दिख रही कियाओ जिक्सी को देखा। दूरी। उसने अपनी संकीर्ण लोमड़ी जैसी आंखों के ऊपर एक भौं उठाई। इतनी बड़ी गड़बड़ी करने के बाद खाने पीने में सक्षम होना, क्या वह बिल्कुल अनजान है या सचमुच मूर्ख है? जैसे ही फेली और अन्य लोग आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जिनलिंग ने सावधानी से अपने हाथ में कुछ रखा। उसने भुना हुआ मांस नीचे रखा और गेट की ओर चल दिया। मैं फेली हूँ, सिल्वर जनजाति का मुखिया। मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कियाओ शीशी से कुछ पूछना है। जिनलिंग ने कियाओ शीशी की ओर देखा और उन्हें आंगन में तभी प्रवेश करने दिया जब उसने सिर हिलाया। कुलपति, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फेई ने गुमान की ओर इशारा किया, जिसकी आंखें मानो बाहर निकलने को तैयार थी। गुमान का कहना है कि तुमने उसे जहर देकर गूंगा बना दिया। ये सब किस बारे में है? तभी सुनशियाओ ठंडे भावों के साथ पिछवाड़े से अंदर आई। वह यहाँ सबसे पहले मुसीबत खड़ी करने के इरादे से आई थी। गुमान ने अपना मुंह खोला और खुद की ओर इशारा किया। कियाओ शीशी ने मासूमियत से कहा, कुलपति जी, मैं तो बस एक नाजुक बच्ची हूँ। एक महिला जो संयोगवश एक पुजारी है और जिसे थोड़ी बहुत जानकारी भी है। जादू टोना। अगर वो मुझे धमकाना चाहती थी तो मैं उसे ऐसा करने कैसे दे सकती थी? गुमान लगभग उछलकर खड़ी हो गई। कल रात कौन किसको परेशान कर रहा था? फेई को यह भी पता था कि गुमान गलत थी। तो क्या आप उसकी आवाज वापस ला सकते हैं? कियाओ शीशी मुस्कुराई और सिर हिलाया। वह ठीक हो पाएगी या नहीं, यह मुझ पर नहीं बल्कि उस पर ही निर्भर करता है। इन शब्दों ने सभी पशु मानवों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। वह अकेले कैसे ठीक हो सकती है? फेई ने पूछा। यह सरल है। उसे सबके सामने झुककर मुझसे माफी मांगनी होगी। जनजाति। और इससे वह सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। उसे मेरे लिए हर दिन ताजा मुलायम मांस और फल भी लाने पड़ते हैं। सर्दी का मौसम आने तक का दिन। मेनकी ने विरोध करते हुए कहा, हमें सर्दी के मौसम से पहले भी भोजन का भंडार करना होगा। अगर हम आपको हर दिन कुछ न कुछ देते हैं तो हम सर्दी के मौसम में क्या खाएंगे? कियाओ शीशी ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर मुझे विचार करने की आवश्यकता है। हे भटकती हुई स्त्री, तुम घृणित हो। कबीले के मुखिया, हमारे कबीले ने कभी भी आवारा जानवरों को अपने यहाँ नहीं रखा है। वे बर्बर और लालची हैं। देखना, उसने आते ही हमारी मालकिन को नुकसान पहुंचाया। कृपया उसे कबीले से बाहर निकाल दो। नेता। बिल्कुल सही, उसे बाहर निकाल दो। गुमान के कई साथी गुस्से से चिल्लाने लगे। शोरगुल देखने आए कुछ पशु मानवों ने भी अपनी आवाज में कुछ कहा। जब उन्हें पता चला कि कियाओ शीशी एक आवारा जानवर है तो उन्होंने शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया। जिनलिंग और सुनशियाओ के चेहरों पर भाव पहले से कहीं अधिक ठंडे पड़ गए। पहले उनकी लाल और सुनहरी आंखों ने एक दूसरे के चेहरों पर नजरें गड़ा दी। पशु मानव। ऐसा लग रहा था मानो अगर उन्होंने हिम्मत की तो वे आगे बढ़कर उनकी गर्दनें काट डालेंगे। एक और अभद्र शब्द मत कहो। हालांकि कियाओ शीशी को जरा भी गुस्सा नहीं आया। ठीक है, हम चलते हैं। दुनिया बहुत बड़ी जगह है। आपको लगता है कि मैं बाहर जीवित नहीं रह सकता? वहाँ सुनशियाओ, जिनलिंग, अपना सामान पैक कर लो, हम अब जा रहे हैं। इतना कहकर कियाओ शीशी पत्थर के घर में जाने के लिए मुड़ गई। फेयान की भौहें तन गईं। अगर कियाओ शीशी चली जाती तो उसका शावक भी उसके साथ चला जाता। नहीं, तुम नहीं जा सकते। फेली ने भी इस बारे में सोचा था। अहम। कियाओ शीशी, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ? मैं करने के लिए सहमत हूँ। आपने जिन स्थितियों का अभी जिक्र किया वे यही है। अब गुमान को आपसे माफी मांगने दीजिए। गुमान अचंभित रह गई। उसने कबीले के मुखिया से उसका समर्थन करने के लिए कहा था। ऊपर उठो, उस भटकते हुए जानवर का समर्थन मत करो। गुमान ने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। वह कभी माफी नहीं मांगेगी। फेई ने अपनी आवाज धीमी कर ली। गुमान, क्या तुम हमेशा के लिए गूंगे रहना चाहते हो? गुमान ने अपने दांत पीस लिए। क्या होगा अगर यह भटकता हुआ जानवर चला जाए और मैं कभी ठीक नहीं हुआ? इस पर अच्छी तरह सोच विचार करें। अगर आपको डर नहीं है तो उन्हें जाने दीजिए। कियाओ शीशी को पीछे मुड़कर भी न देखते देख गुमान घबरा गई। वह मुंह खोलकर चीखते हुए कियाओ शीशी की ओर दौड़ने की कोशिश करने लगी। सुनशियाओ ने पलक झपकते ही उसका रास्ता रोक दिया। गुमान बेकाबू हो गई, यहां तक कि उसने सुनशियाओ को धक्का देकर हटाने की कोशिश भी की, वही आदमी जिसे वह इच्छित। कियाओ शीशी पीछे मुड़ी और एक धुंधली अस्पष्ट मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। माफी मांगने के लिए तैयार हो? गुमान ने सिर हिलाया और कियाओ शीशी को प्रणाम किया।
आह, कियाओ शीशी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और नर्म मांस। गुमान ने सिर हिलाया, फिर अपने मुंह की ओर इशारा किया। बात करना चाहता हूँ। गुमान ने फिर से सिर हिलाया। कियाओ शीशी खिलखिलाकर हंस पड़ी और गुमान से अपना मुंह खोलने को कहा। गुमान असमंजस में थी, लेकिन उसने वही किया जो उसे कहा गया था। कियाओ शीशी ने एक तीतर का पंख लिया और उसे गू पर फेरा। आदमी का चेहरा। सभी पशुमानव उत्सुकता से ये दृश्य देख रहे थे। कियाओ शीशी गुमान के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। जैसे ही गुमान का मुंह सुन्न होने लगा, कियाओ शीशी अचानक उसने कुछ निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। गुमान swallowed the object before she could even react. वह डर के मारे अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसे चिंता थी कि कियाओ शीशी उसे जहर देने की कोशिश कर रहे थे। तुमने अभी मेरे मुंह में क्या डाला? गुमान स्तब्ध रह गई। वह फिर से बोल सकती थी। कियाओ शीशी अचानक गुमान के करीब झुक गई और अपनी आवाज धीमी कर ली। तुम्हें सही व्यवहार सिखाने के लिए, बिल्कुल। यदि तुम मुझे उकसाने की हिम्मत करोगे, फिर से आप इससे भी अधिक भयावह परिणामों का सामना करने के लिए बस इंतजार कर सकते हैं। दम घोटने वाले जहर का एक सटीक प्रतिकार होता है। मैंने बस विषनाशक को लगा दिया। मैंने फल का एक टुकड़ा लिया और उसे उसके मुंह में डाल दिया। गुमान की सुंदर लोमड़ी जैसी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तुम नीच। कियाओ शीशी ने उसकी ओर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। गुमान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका गला घोंटा जा रहा हो और वह अपने बचे हुए हिस्से को निगल रही हो। शब्द, यह मादा आवारा राक्षसी संशियाओ से भी ज्यादा भयानक है। ठीक है, अब से कियाओ शीशी उसके पशुपति और उसके शावक होंगे। हमारे कबीले में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकेंगे। अगर मुझे पता करे कि क्या कोई उसे उसके घुमंतु होने की वजह से परेशान कर रहा है, बीस्ट, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। कियाओ शीशी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि फेई कबीले के पशु पुरुषों से ऐसी बातें कहेगी। वह कृतघ्न रहने वालों में से नहीं थी। कुलपति, निश्चिंत रहें। हम आपको यह आश्वासन दे सकते हैं कि जब तक अन्य जानवरों हमें उकसाओ मत, हम कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। फेली ने कियाओ जिक्सी को देखा और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी खुशी बढ़ती गई। देखा, गुमान को पहले से ही सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता था। जनजाति, लेकिन गुमान के बगल में खड़ी कियाओ शीशी जरा भी हीन नहीं थी। में दरअसल उसकी उपस्थिति अधिक सहज थी, जैसे वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने पर बहने वाली नदी। सौम्य लेकिन कमजोर नहीं। फेली ने उन घूरते हुए जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों को निकाल दिया। गुमान भी अपने पशुपति के साथ जल्दी से वहां से चली गई। हालांकि फेली और फेयान ने जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। फेली ने कियाओ जिक्सी की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। जिक्सी, क्या तुम्हें कबीले में रहने की आदत पड़ रही है? कियाओ शीशी ने कबीले के मुखिया के सौम्य व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। उसकी ओर, ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद कबीले के नेता। फेई मुस्कुराया और हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। आपने फेयान को 2 शावक दिए और मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। जहां तक इसकी बात है सिल्वर ट्राइब, आप जितनी देर चाहें उतनी देर रुक सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस बता दीजिए। मुझे नहीं, फेयान को बताओ, वह आपके लिए इसे जरूर ले आएगा। फेयान आंगन की दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी और उसका चेहरा कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, अपने पिता के उत्साहपूर्ण रवैये के कारण। उसने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाई और कियाओ शीशी की ओर देखा। शावकों की खातिर आप मुझसे अनुरोध कर सकते हैं। कियाओ जिक्सी ने गुनगुनाया। कोई अनुरोध है? जी हाँ, कोई भी अनुरोध हो तो स्वीकार है। फेयान के कुछ बोलने से पहले ही फेली ने जवाब दे दिया था। उसने उसे अत्यधिक उत्सुकता के साथ घेर लिया। जिक्सी, तुम उसके साथ जो भी करना चाहो बस कर दो। यदि वह प्रतिरोध करने का साहस करता है, यू कम एंड टेल मी। कियाओ शीशी ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। उसका मूल इरादा चिढ़ाने का था। फेयान ने अपने मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत किया, लेकिन फेली का उत्साह देखकर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। कुलपति, मैं बस इतना चाहता हूं कि वह हमारे साथ पहाड़ों पर रक्षा करने के लिए चले। शावकों को, चूंकि फेयान ने कहा है कि वह पिता के रूप में जिम्मेदारी निभाएगा, तो मैं क्यों न निभाऊं? उसका उपयोग करें। आखिरकार वह 6 स्टार अवेकन बीस्ट सोल वाला एक शक्तिशाली योद्धा है। उसके साथ रहने से और भी अधिक सुरक्षा मिलेगी। फेयान ने भौहें चढ़ाई। क्या आप शावकों को पहाड़ों पर ले जा रहे हैं? ये सही है, उन्हें और मजबूत होने की जरूरत है। फेयान ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसका भी यही इरादा था। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ पहाड़ों पर चलूंगा। फेई ने कहा, इस इलाके में काफी जंगली जानवर हैं। मैं कुछ ढूंढ लूंगा आपके साथ और अधिक नर पशुमानव भेजे जाएंगे ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबीले के नेता। फेई के जाने के बाद ही जिनलिंग ने अपनी तीखी रक्षात्मक आभा को थोड़ा कम किया। जिक्सी, अभी समय रहते ही चलो, शावकों को पहाड़ों पर ले चलते हैं। मैं आप सबके साथ चल रहा हूँ। ये सुनकर सुनशियाओ ने उसकी ओर देखा। पहाड़ों में जाना बहुत खतरनाक है। हम शावकों को ले जा सकते हैं। कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। उसने कल रात सुनशियाओ से पूछा था। उसने उसे बताया था कि भले ही वह क्षेत्र सिल्वर ट्राइब के आसपास का इलाका अपेक्षाकृत गर्म था, फिर भी शीत ऋतु आने वाली थी। जब यह पहुंचा तो कम से कम 2 महीने तक चला। उन 2 महीनों के दौरान मांस के अलावा वह और भी बहुत कुछ खाना चाहती थी, फल और मशरूम, इसलिए वह उनके साथ पहाड़ों पर जाना चाहती थी। कुछ इकट्ठा करो, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। मुझे जाने दो। जिक्सी, जिनलिंग, मैं सचमुच अपनी रक्षा कर सकती हूँ। जब जिनलिंग इतनी प्यारी अदाएं दिखा रही थी तो भला वह उसका विरोध कैसे कर सकता था? ठीक है, आपको हमारे करीब रहना होगा। सुनशियाओ ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। ठीक है। फेयान कियाओ शीशी को जिनलिंग के साथ प्यारी हरकतें करते देख हैरान रह गई। वह अपने क्रूर पतियों से बिल्कुल अलग रूप दिखाती है। माँ टिल्डर शावक जाग रहे थे। कियाओ शीशी मुड़ी और अंदर चली गई। नींद से व्याकुल कियाओ बिस्तर से उठी और कियाओ शीशी की गोद में जा गिरी। हथियार वहां। सब लोग उठो और खाना खाओ। हम पहाड़ों पर जा रहे हैं शिकार करना। ये सुनकर कि वे पहाड़ों में शिकार करने जा रहे हैं, तीनों छोटे बच्चे वह तुरंत उत्साहित हो गया। ठीक है। पेट भरकर खाना खाने के बाद कियाओ शीशी और बाकी लोग कबीले के मुख्य केंद्र पर पहुंचे। दरवाजा, वहां पहले से ही कई नर पशु मानव इंतजार कर रहे थे। ये सभी वे लोग थे जिन्हें फेई ने कियाओ शीशी और उसके परिवार की रक्षा के लिए चुना था। जनजाति से बाहर निकलते ही सुनशियाओ और अन्य लोग अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गए। प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रपत्र। कियाओ ली सुनशियाओ की पीठ पर चढ़ गई। दूसरी ओर कियाओ सहज रूप से जिनलिंग पर बैठ गई। कियाओ आंग ने पहले फेयान को देखा, फिर जिनलिंग को, और एक क्षण के बाद सोचते हुए वह फेयान के पास चली गई। As soon as the 3 cubs were settled, कियाओ शीशी felt several pairs of eyes fall on her. जिक्सी, मेरी पीठ पर आ जाओ। सुनशियाओ ने सबसे पहले बोलना शुरू किया।
ठीक है। कियाओ शीशी ने जिनलिंग के मुलायम फर को धीरे से थपथपाया और सुनशियाओ की ओर चल पड़ी। सुनशियाओ ने अपनी लंबी पूंछ को कुंडली मारकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। फेयान ने तुरंत कियाओ शीशी से अपनी नजरें हटा ली। वह जरूर पागल होगा। क्या वह सचमुच केवल यही चाहता था कि कियाओ शीशी उसकी पीठ पर सवारी करे? फेयान ने भौहें चढ़ाईं। इससे पहले किसी भी महिला ने उसके पशु रूप पर सवारी नहीं की थी। माँ किंग अन्य नरपशु पुरुषों के साथ आगे आगे चल रहा था। रास्ते में उनका सामना कुछ अन्य नरपशु मानवों से भी हुआ जो बाहर निकले हुए थे। शिकार। काफी देर तक पहाड़ी जंगल में यात्रा करने के बाद वे आखिरकार एक खुले मैदान में रुक गई। इस इलाके में शिकार की संभावना अधिक है। हम यहाँ शिकार कर सकते हैं। डिंग डोंग। सिस्टम मिशन, कृपया शावक कियाओ आंग को उसकी पशु आत्मा को जागृत करने में सहायता करें। मिशन की कठिनाई 5 सितारे। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाईं। एक पशुमानव को अपनी पशु आत्मा को जागृत करने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती थी। कियाओ आंग में जागृत पशु आत्मा बनने की क्षमता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ और चीजों की आवश्यकता है। सही अवसर। शिकार को आसान बनाने के लिए पशुमानव दो के समूहों में बंट गए और 3। जिनलिंग ने सुनशियाओ की ओर देखा। तुम शीशी की रक्षा करो, मैं कियाओ को कम खतरनाक जगह पर ले जाऊंगा। जानवर। न तो कियाओ और न ही कियाओ आंग ने कभी बड़े खूंखार जानवरों का शिकार किया था और जिनलिंग को चिंता थी कि कहीं वे डर न जाएं। उसने उन्हें शुरू करने की योजना बनाई थी। धीमा सुनशियाओ ने अपना शरीर नीचे झुकाया ताकि कियाओ शीशी घोड़े से उतर सके। जिक्सी, तुम जिनलिंग के साथ जाओ, मैं कियाओ ली को और गहराई में ले जा रहा हूँ। पहाड़, वहां तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। कियाओ शीशी ने कुछ चिंता के साथ कियाओ ली की ओर देखा। ध्यान से। कियाओ ली ने सिर हिलाया। सुनशियाओ मुड़ी और उसे जंगल की गहराई में ले गई। मैं कियाओ आंग को दूसरे इलाके में ले जाऊंगा। फेयान को लगा कि चूंकि कियाओ आंग एक नर शावक था, इसलिए उसे सामना करना सीखना होगा। खतरा। तुम कियाओ की रक्षा करो। ये कहकर फेयान भी मुड़ी और चली गई। फिर कियाओ शीशी जिनलिंग की पीठ पर बैठ गई और वे दूसरी ओर चल पड़े। दिशा। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, माँ किंग दौड़ता हुआ वापस आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भय के साथ, हम बर्बाद हो रहे हैं। अध्याय 92, उसे जल्द से जल्द ढूंढो। क्या आप में से किसी ने देखा कि युवा कबीले का नेता और उसका समूह किस दिशा में जा रहा था? गया। उसके साथ मौजूद सभी नरपशु मानवों ने अपना सिर हिलाया। माँ किंग के चेहरे पर उदासी छा गई। वह सबको जंगल के इस हिस्से में इसलिए लाया था क्योंकि ये अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अभी कुछ ही क्षण पहले उसने एक विशालकाय उत्परिवर्ती जानवर के निशान खोजे थे। जंगल, इन परिस्थितियों में उनके लिए एक साथ रहना ही सबसे अच्छा था। अन्यथा अकेले किसी उत्परिवर्ती जीव का सामना करना बेहद खतरनाक होगा। खतरनाक। माँ किंग ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और जोर जोर से कई लंबी दहाड़ें मारी। जंगल में, इस उम्मीद में कि फेयान और अन्य लोग सुनेंगे और जवाब देंगे। चलो 2 टीमों में बंटकर अलग अलग खोजबीन करते हैं। सही। कियाओ शीशी और अन्य लोगों ने माँ किंग की पुकार नहीं सुनी। जिनलिंग उन्हें जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां वनस्पति थी अपेक्षाकृत कम। जिनलिंग अचानक रुक गई और एक पेड़ के आधार की ओर देखने लगी। जिक्सी, वहां एक लंबे कान वाला खरगोश जैसा राक्षस है। कियाओ शीशी ने उसकी नजर का पीछा किया और जैसा कि उम्मीद थी, उसे धूल भरी धूसर रंग की एक लंबी गाड़ी दिखाई दी। कानों वाला खरगोश जैसा जानवर। उसने कियाओ को धीरे से थपथपाया। कियाओ, जाओ। मम्मी और जिनलिंग लंबे कान वाले खरगोश को रोकेंगे जानवर का रास्ता। तुम जाओ और उसे पकड़ लो। कियाओ ने जरा भी भय नहीं दिखाया। वह झटपट जिनलिंग की पीठ से कूद गई और वह एक छोटी हिम लोमड़ी में बदल गई। कियाओ शीशी भी घोड़े से उतर गई, अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गई और आगे बढ़ गई। दूसरी ओर, लंबे कान वाले खरगोश जैसे जानवर को खतरे का आभास हो गया था। ये तनावग्रस्त तैयार था चटकनी लगाना। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कियाओ ने झपट्टा मारा। ये उसका इरादा लंबे कान वाले खरगोश जैसे राक्षस की गर्दन में अपने दांत गड़ाने का था। लेकिन लंबे कान वाला खरगोश जैसा जानवर अविश्वसनीय रूप से तेज भी था। ठीक जैसे कियाओ झपटी और वह दूसरी दिशा में भाग गई। कियाओ उसके पीछे भागी, उसके छोटे छोटे पैर तेजी से चल रहे थे। लंबे कान वाले खरगोश जैसे जानवर ने कई दिशाओं में भागने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता हमेशा अवरुद्ध रहता था। अंततः घबराहट और उन्माद में आकर यह एक चीज से टकरा गया। वो पेड़ पर चढ़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कियाओ दौड़कर आई और अपने छोटे छोटे पंजों से उसके बेजान शरीर को कुरेदने लगी। फिर उसने उत्साह से कियाओ शीशी की ओर देखा। मम्मी, यह मर गया है। मैं इसे पकड़ लिया। कियाओ शीशी चलकर पास आए और अपनी नाक से उसके छोटे से चेहरे को सहलाया। बहुत बढ़िया काम किया कियाओ। खुश माँ और बेटी को देखकर जिनलिंग का मन भी प्रसन्न हो गया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसकी पिघली हुई सोने जैसी आंखें काली पड़ गईं। वह उसकी ओर दौड़ा। कियाओ शीशी और उसकी बेटी उसके नुकीले बाघ के पंजे फैले हुए थे। चौंक कर कियाओ शीशी ने सहज रूप से कियाओ को कसकर गले लगा लिया। इसी बीच माँ किंग ने फेयान की गंध का पीछा करते हुए पिता पुत्र को ढूंढ लिया। जोड़ी। कियाओ आंग का शरीर जमीन से सटा हुआ था, उसका पिछला हिस्सा हवा में था और पूंछ वह गुस्से से अपनी पूंछ हिलाते हुए मिट्टी में कुछ खोद रहा था। फेयान बस एक तरफ खड़ी होकर देखती रही, कभी कभी सलाह देती रही। तब धरती पर रहने वाले तिल जैसे जीव चालाक होते हैं। वे बिल खोदने में माहिर होते हैं। एक को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको उसके ठिकाने के सभी निकास द्वार बंद करने होंगे। कियाओ आंग ने और भी अधिक जोश के साथ खुदाई शुरू कर दी। वह हर चीज को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। सुरंगों के प्रवेश द्वार पर मिट्टी जमी हुई है। कियाओ आंग के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के तुरंत बाद फेयान ने एक जोरदार प्रहार किया। गिरे हुए पत्तों का एक गुच्छा दूसरे छेद में डाल दें। उसने आग की एक छोटी सी लपट थूकी, जिससे पत्तियां जलने लगी। जलते हुए पत्तों से निकला घना धुआं सुरंग में फैल गया। कियाओ आंग जल्दी से दौड़कर उस दूसरी जगह पर इंतजार करने लगी जहां से धुआं निकलना शुरू हो गया था। उभर कर आने के लिए कुछ ही क्षण बाद उसके सिर के आधे आकार का एक पृथ्वी तिल राक्षस बाहर निकला। कियाओ आंग ने अपना पंजा पृथ्वी के तिल राक्षस के सिर पर मारा। पृथ्वी पर रहने वाला तिल राशिकार जानवर बेहोश हो गया। मैं समझ गया। कियाओ आंग ने उत्साह से अपने शिकार को मुंह में उठाया और खुशी से दौड़ने लगा। अब फेयान की बारी। उसने चौड़ी, हल्के भूरे रंग की आंखों से ऊपर उसकी ओर देखा और पलकें झपकाई। अपेक्षा में फेयान ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने बेटे के चेहरे को प्यार से सहलाया। तुम बहुत कुशल हो कियाओ आंग। अपनी मनचाही प्रशंसा पाकर कियाओ आंग इतना खुश था कि उसकी बड़ी पूंछ उछल पड़ा और जोर जोर से पूंछ हिलाने लगा। युवा कबीले के नेता, आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया। हमें एक विशाल वस्तु के निशान मिले। जंगल में पहले एक उत्परिवर्ती जानवर देखा था और हमें चिंता थी कि कहीं तुम भाग न गए हो। यह में फेयान ने माँ किंग की ओर देखा, उसकी संकीर्ण आंखें और भी गहरी हो गईं। क्या आपने कियाओ शीशी और अन्य लोगों को सूचित किया?
अभी तक नहीं। हम उनकी गंध से परिचित नहीं हैं, इसलिए हम पहले आपको ढूंढने आए हैं। युवा कबीले का नेता, जल्दी करो, कियाओ शीशी को ढूंढो। अगर वे भागेंगे तो उनके लिए बेहद खतरनाक होगा। एक विशालकाय उत्परिवर्तित जानवर में बदल गया। जिनलिंग शक्तिशाली है, लेकिन कियाओ शीशी और कियाओ कियाओ दोनों की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है। उसे असुरक्षित छोड़ दो। फेयान ने कियाओ आंग को अपनी पीठ पर बिठाया और फिर उस दिशा में दौड़ पड़ा। कियाओ शीशी का समूह। भयंकर दहाड़ के साथ जिनलिंग ने अपने बाघ जैसे पंजों से उत्परिवर्तित प्राणी पर वार किया। एक विशालकाय हाथी जो अभी अभी जंगल से बाहर निकला था। उत्परिवर्तित हाथी दानव जिनलिंग से कम 3 या 4 गुना बड़ा था। आकार, ये कियाओ शीशी और उसकी बेटी के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। हालांकि जिनलिंग का हमला बिजली से आवेशित था, उत्परिवर्तित हाथी की खाल खुरदरी और मोटी थी। कुछ क्षणों के बाद उसने उग्र होकर जिनलिंग पर हमला कर दिया। जिक्सी, कियाओ कियाओ को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। ठीक है, आप सावधान रहें। कियाओ जिक्सी ने कियाओ कियाओ को पकड़ लिया और भाग गई। लेकिन वह अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि एक और विकृत हाथी राक्षस अचानक प्रकट हो गया। पेड़ों से कियाओ शीशी के चेहरे का रंग उड़ गया। भयभीत होकर कियाओ कियाओ ने कियाओ शीशी के कब्जों को कसकर पकड़ लिया। कियाओ शीशी ने दल लिक्विड निकाला और उसे उत्परिवर्तित जीभ पर छिड़कने का इरादा किया। हाथी जैसा जानवर, लेकिन वह जानवर बहुत विशालकाय था। अपनी लंबी सूंड के एक ही झटके से उसने खटखटाया। उसके ठीक पीछे एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। कियाओ शीशी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और दल लिक्विड अपने लक्ष्य से चूक गया। कियाओ शीशी के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन वह उस विकृत हाथी जैसे राक्षस की गति का मुकाबला नहीं कर सकी। विकृत हाथी जैसे राक्षस ने अपनी सूंड घुमाई और कियाओ शीशी के भागने का रास्ता बंद कर दिया। एक शाखा उसकी पीठ पर लगी, जिससे वह लड़खड़ा गई और कियाओ कियाओ वह उसकी बाहों से उड़ गया। कियाओ शीशी के चेहरे पर खौफ के भाव छा गए। कियाओ कियाओ। विकृत हाथी जैसे राक्षस ने अपनी सूंड पहले ही ऊपर उठा ली थी, मानो वह हमला करने के लिए तैयार हो। इसे कियाओ कियाओ पर ध्वस्त कर दो। दांत पीसते हुए कियाओ शीशी जमीन से उठी और झपटी। आगे बढ़ते हुए उसने कियाओ कियाओ को अपनी बाहों में भर लिया। कियाओ कियाओ भागो। कियाओ शीशी ने अपनी पूरी ताकत से कियाओ कियाओ को दूर फेंक दिया। जैसे ही विशाल तना नीचे उतरने लगा, कियाओ शीशी ने दल को बाहर निकाला, कांपते हाथों से तरल पदार्थ लेकर छिड़का। फिर उसने अपना सिर ढक लिया और वह गिरे हुए पेड़ के तने के नीचे छिप गया। टकरा जाना। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। कियाओ शीशी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन अपेक्षित प्रभाव कभी नहीं हुआ। वह अचरज से आंखें खोलने लगी। एक बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी रक्षा करते हुए खड़ी थी उसके सामने। फेयान ने कियाओ जिक्सी पर नजर डाली। अगर तुम ठीक हो तो उठो और शावक को यहाँ से बाहर ले जाओ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, फेयान ने उत्परिवर्तित प्राणी पर झपट्टा मारा। हाथी जैसा जानवर। माँ किंग ने अन्य पुरुषों को मदद करने का आदेश दिया, जबकि वह कियाओ आंग को उठाकर ले गया। कियाओ जिक्सी, कियाओ शीशी, हमें अभी निकलना होगा। सही, मम्मी। कियाओ कियाओ वापस कियाओ जिक्सी की तरफ भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जिनलिंग, फेयान और बाकी लोग एक कमरे में बंद थे। विकृत हाथी जैसे राक्षसों के साथ भीषण युद्ध। ये लड़ाई एक गतिरोध की स्थिति जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। जिनलिंग, लड़ाई को लंबा मत खींचो। जिनलिंग ने स्वीकृति में बाघ की दहाड़ लगाई। सही, तुम लोग जल्दी जाओ। कियाओ शीशी ने अपने शावक को कसकर पकड़ा और माँ किंग के पीछे पीछे लड़ाई के मैदान से दूर चली गई। फेयान ने आग का गोला फेंकने से पहले कियाओ शीशी की ओर आखिरी बार देखा। विकृत हाथी जैसे राक्षस को वापस धकेल दो। ये दोनों उत्परिवर्तित हाथी जैसे जीव स्टार रैंकिंग के आधार पर वर्गीकृत है। एक लंबी लड़ाई, बुरा विचार। उन्हें पीछे धकेल दो, फिर हम पीछे हट जाएंगे, फेयान ने दूसरों से कहा। पुरुष, सही। जैसे ही कियाओ शीशी और अन्य लोग उस स्थान पर वापस पहुंचे जहां वे थे, पहले अलग होते ही उन्होंने देखा कि सुनशियाओ कियाओली के साथ आ रही है। जिक्सी, सुनशियाओ, वहां पीछे 2 उत्परिवर्तित हाथी जैसे जीव हैं। जिनलिंग और बाकी लोग उनसे लड़ रहे हैं, तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी होगी। सुनशियाओ ने साफ इनकार कर दिया। नहीं। कियाओ शीशी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अध्याय 93, साथी के संरक्षण की आवश्यकता। एक स्टार रेटेड उत्परिवर्तित हाथी जैसा राक्षस एक अन्य राक्षस से भी अधिक खतरनाक होता है। जादुई जानवर, आप सभी के जंगल में घूमने फिरने से मुझे चैन नहीं मिल रहा है। बीमार, पहले आपको वापस ले चलते हैं। कियाओ शीशी जानती थी कि वह अपने शावकों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ठीक है, उसने माँ किंग की ओर देखा। कृपया वापस जाए और मदद कीजिए। माँ किंग को पता था कि सुनशियाओ की पशु आत्मा बहुत उच्च स्तर की थी। वह कर सकेगा कियाओ शीशी की सुरक्षा की गारंटी दे। ठीक है। कियाओ शीशी ने अपने शावकों को गोद में लिया और सुनशियाओ की पीठ पर चढ़ गई। कसकर पकड़े। उसका विशालकाय सर्पनुमा शरीर जंगल में तेजी से लहराता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन वह तब तक नहीं रुका जब तक उसने कियाओ शीशी और उसके शावकों को वापस कबीले में नहीं पहुंचा दिया। पहले शावकों को वापस ले जाओ, मैं मदद करूंगा। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ध्यान से, हम। सुनशियाओ ने पहाड़ पर मौजूद जानवरों को स्थिति के बारे में बताया। दरवाजा। उन्होंने तुरंत जागृत पशु आत्माओं वाले कई पुरुषों को इकट्ठा किया और पहाड़ की ओर चल दिए। कियाओ शीशी तब तक इंतजार करती रही जब तक सुनशियाओ और अन्य लोग उस क्षेत्र से ओझल नहीं हो गए। अपने शावकों को वापस उनके पत्थर के घर में ले जाने से पहले उसने जनजाति की सीमाओं का भ्रमण किया। उसने शावकों को अंदर आने देने के लिए आंगन का द्वार धक्का देकर खोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे वह थी। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, एक हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक दिया। कियाओ शीशी ने मुड़कर देखा कि वह कौन है और उसने भौहें चढ़ा ली। यह क्या है? गुमान की निगाहें कियाओ शीशी पर टिकी हुई थी। बिना विचलित हुए कियाओ शीशी ने उसकी निगाहों में देखा। कुछ क्षण बाद गुमान ने अचानक पत्तों में लिपटी कोई चीज निकाली एंड shoved it into कियाओ शीशी's hands। आपके लिए। कियाओ शीशी ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। यह क्या है? गुमान ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। ये वही जानवर का मांस है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। कियाओ शीशी ने सहमति में गुनगुनाया। उसे गुमान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मांस की डिलीवरी उसी दिन कर दे। कियाओ शीशी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अगर और कोई चारा नहीं है तो आप जा सकते हैं। कियाओ शीशी आंगन में प्रवेश करने के लिए मुड़ी, लेकिन गुमान ने एक बार फिर अपने हाथ से गेट को रोक दिया। कियाओ शीशी के चेहरे पर उदासी छा गई। कुछ और, मैं बस उत्सुक हूँ। संशियाओ तुम्हारे साथ संबंध क्यों बनाना चाहेगी? कियाओ शीशी ने अपने लंबे मुलायम बालों की एक लट को पीछे किया और गुमान को पेशकश की। एक प्यारी सौम्य मुस्कान। क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। गुमान ने कियाओ शीशी को हैरानी से देखा। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना कियाओ शीशी ने उसका हाथ झटक दिया और आंगन का द्वार बंद कर दिया। गुमान बंद गेट को देखती रही, उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव था।
कियाओ शीशी के द्वार बंद करते ही उसे कियाओ कियाओ की आवाज सुनाई दी। पत्थर के मकान के अंदर से घबराहट भरी चीख सुनाई दी। भाई तुम्हें क्या हुआ है? जाग जाओ, कृपया जाग जाओ। चौंककर कियाओ शीशी घर के अंदर भागी। क्या गलत? पत्थर के घर के अंदर कियाओ कियाओ और कियाओली बिस्तर के पास खड़ी थी, चिंतित होकर। कियाओ आंग को उस पर छटपटाते हुए देखना। इसी बीच कियाओ आंग दर्द से कराहते हुए अपने शरीर को नोच रहा था। सिसकियां सिसकियां सिसकियां। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये बहुत असहज है। भयभीत होकर कियाओ शीशी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कियाओ आंग, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? माँ को बता दो। उससे पूछताछ करते समय कियाओ शीशी ने भी अपने सिस्टम को सक्रिय कर लिया। सिस्टम सिस्टम कियाओ आंग के साथ क्या हो रहा है? जल्दी से स्कैन चलाओ मुझे। घबराओ मत होस्ट, मैं अभी देख रहा हूँ। कियाओ आंग को पकड़े हुए कियाओ शीशी को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर भयावह रूप से गर्म है। ये उसे ठीक वैसा ही महसूस हुआ जैसा पिछली बार बीमार होने पर हुआ था। क्या उत्परिवर्ती राक्षस के डर से वह बीमार हो गया? बात वो नहीं है होस्ट। शावक कियाओ आंग अपने भीतर के पशुवत स्वभाव को जगाने वाला है। आत्मा। कियाओ शीशी स्तब्ध रह गई। क्या किसी पशु आत्मा को जगाना इतना कष्टदायक होना चाहिए? जब कियाओ कियाओ और कियाओली ने अपने भीतर के पशुवत स्वभाव को जगाया था तब ऐसा नहीं हुआ था। आत्माओं, हाँ, जब प्रत्येक प्राणी जागृत होता है तो उसकी स्थिति अलग अलग होती है। पशु आत्मा। ऐसे समय में शावकों को उनकी सुरक्षा में रखना सबसे अच्छा होता है। पिता की शक्ति। पिछली बार शावक कियाओली को उसके पिता ने सुरक्षित रखा था। सांप की खाल जैसी संरचना जिसने उसे अपनी पशु आत्मा की शक्ति को आसानी से मुक्त करने की अनुमति दी। अन्यथा एक शावक का शरीर आसानी से शक्ति और आत्म नियंत्रण को संभालने में विफल हो सकता है। नष्ट करो, कियाओ शीशी ने जल्दबाजी में पूछा। मैं क्या कर सकता हूँ? शावक के पिता को ढूंढो और उसे वापस बुलाओ। उसे शावक की मदद करनी होगी। पशु आत्मा की शक्ति को मुक्त करो। कियाओ शीशी का चेहरा गंभीर हो गया। फेयान अभी भी कबीले से बाहर थी। विकृत हाथी जैसे राक्षस से लड़ना। मेजबान, आपको जल्दी करनी होगी। शावक कियाओ आंग गंभीर खतरे में है। आपको चाहिए फाइंड हिज फादर इमीडिएटली। आई नो। कियाओ शीशी केयरफुली प्लेस्ड कियाओ एंड बैक ऑन द बेड। कियाओ ली कियाओ कियाओ, माँ को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। क्या आप कर सकते हैं? कृपया मेरे लिए कियाओ आंग का ध्यान रखना। कियाओ ली ने सिर हिलाया। ठीक है, हम अपने बड़े भाई का अच्छे से ख्याल रखेंगे। एक पल भी बर्बाद करने की हिम्मत न करते हुए कियाओ शीशी उठी और दरवाजे से बाहर भाग गई। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गुमान ज्यादा दूर नहीं गई थी। इसके बजाय वह पास के जंगल में खड़ी थी। उसने कियाओ शीशी को आंगन से बाहर भागते हुए देखा और उसे यह बहुत अजीब लगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। तभी उसने एक अपरिचित आकृति को दरवाजा खोलते हुए देखा। आंगन के द्वार से अंदर कदम रखे गुमान असमंजस में थी। वह महिला कौन है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा पहले? उस पल में फेयान, जो अभी भी पहाड़ पर उत्परिवर्तित हाथी राक्षस से लड़ रही थी, अचानक उसे सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसकी हरकतें अकड़ गईं और वह लगभग उत्परिवर्तित हाथी की चपेट में आ गया। जानवर की सूंड। युवा कबीले के नेता, सावधान रहो। माँ किंग ने विकृत हाथी जैसे राक्षस की सूंड को दूर धकेल दिया। युवा कबीले के नेता, क्या हुआ? फेयान की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसे पता नहीं था कि उसे अचानक ऐसा क्यों महसूस हुआ। बहुत बीमार। मैं ठीक हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सीने में फिर से बेचैनी होने लगी। क्या शावकों के साथ कुछ हुआ होगा? लेकिन सुनशियाओ ने बस इतना कहा कि वह उन्हें वापस कबीले में ले गया था। मैं अपने कबीले में वापस जा रहा हूँ। इस विकृत हाथी जैसे राक्षस को खत्म करो, जितना संभव उतना त्वरित रूप से। समझा? फेयान मुड़ी और पहाड़ से नीचे दौड़ पड़ी। इसी बीच कियाओ शीशी जनजाति के मुख्य द्वार पर पहुंच गई और उसने बताया कि एक पशु पुरुष को दरवाजा खोलने और उसे बाहर निकालने के लिए तैनात किया गया था। किसी महिला के लिए अकेले कबीले से बाहर जाना बेहद खतरनाक है। हमें बताओ आप कहाँ जा रहे हैं? हम आपको एक नर पशु मानव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। मुझे युवा कबीले के नेता को ढूंढना होगा। युवा कबीले का नेता। इससे पहले कि वह नर जानवर अपनी बात पूरी कर पाता, एक बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी दौड़कर उसके पास आ गई। गेट के दूसरी तरफ। गेट खोलने। ये युवा कबीले के नेता की आवाज है। पहरे पर तैनात पशु मानवों ने तुरंत द्वार खोल दिया। फेयान को देखकर कियाओ शीशी सीधे मुद्दे पर आ गई। कियाओ आंग अपनी पशुवत आत्मा को जगा रहा है और उसे आपकी मदद की जरूरत है। तो शावक के साथ कुछ तो गड़बड़ है। चढ़ना, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। बिना सोचे समझे कियाओ शीशी फेयान की पीठ पर कूद पड़ी और उसने अपने बर्फ जैसे सफेद फर को कसकर पकड़ लिया। पूरी तरह से बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी जनजाति के बीच से तेजी से भागी, जिससे कई लोग घायल हो गए। पशु मानव रुककर घूरने लगे। क्या वह युवा कबीले का नेता नहीं है? उसने इससे पहले कभी किसी महिला को अपनी पीठ पर सवारी नहीं करने दी है। वह महिला कौन है? जब फेयान कियाओ शीशी को पत्थर के घर में वापस ले जा रहा था तो उसने पाया कि आंगन का द्वार पूरी तरह खुला हुआ है। कियाओ शीशी के मन में अचानक घबराहट दौड़ गई। वह फेयान के आने से पहले ही कूद गई। वह पूरी तरह से रुक गई, लेकिन उसकी लैंडिंग अस्थिर थी और वह लगभग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। फेयान ने अपनी बड़ी मुलायम पूंछ को उसके चारों ओर घुमाकर उसे सहारा दिया। कियाओ शीशी ने सहज रूप से उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद। फेयान ने उसकी ओर एक नजर डाली और उसके पीछे पीछे आंगन में चली गई। कियाओ 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 झूठ, माँ वापस आ गई है। कियाओ शीशी ने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन पत्थर के घर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घर में भागते ही कियाओ शीशी के चेहरे का रंग उड़ गया। घर खाली था, वहां पर कोई नहीं था। कियाओ कियाओ कियाओली। जाने से पहले उसने शावकों को घर पर इंतजार करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा था। वे हमेशा इतने आज्ञाकारी थे, वे कभी भी ऐसी स्थिति में भाग नहीं जाते थे। यह घबराए नहीं, शावक छोटे हैं, वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। मैं खोजूंगा आसपास का क्षेत्र। कियाओ शीशी ने सिर हिलाया और जैसे ही वह पिछवाड़े की ओर जाने वाली थी, उसने देखा एक आकृति वहां से चलकर आ रही थी। वह गुमान था। कियाओ शीशी की निगाहें ठंडी पड़ गईं। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे शावक कहाँ हैं? अध्याय 94। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। मुझे ये जानने की भी उत्सुकता है कि आपके बच्चे कहाँ गए। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? गुमान ने कहा, जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ का द्वार खुला हुआ था। आपके शावक थे, वह पहले ही आंगन से जा चुका है। कियाओ शीशी की नीली आंखें गुमान की आंखों पर टिक गईं। उस घूरती निगाह ने गुमान की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। कियाओ शीशी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। चाहे कुछ भी हो जाए, वे जंगल में रहने की तुलना में कबीले में ज्यादा सुरक्षित हैं। द शावक ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जहां तक गुमान की बात है, उसे नहीं लगता था कि शावकों को उसने ही लिया था। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसके यहाँ रुकने और ऐसा होने देने का कोई कारण नहीं होता। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है। शावक पीछे के गेट से निकल गए।
फेयान की आवाज पिछवाड़े से आई। जब जिन लिंग ने आंगन की दीवार बनवाई तो उसने उससे उसमें एक फाटक जोड़ने के लिए कहा था, सुविधा के लिए पीछे की तरफ। कियाओ शीशी ने गुमान को नजरअंदाज किया और पिछवाड़े की ओर मुड़ गई। बिल्कुल सही, पीछे का गेट खुला हुआ था। कियाओ शीशी, कियाओ ली और अन्य लोगों की गंध का पीछा करते हुए बाहर निकल गई। मिश्रण। गुमान को आश्चर्य हुआ कि कियाओ शीशी ने ये जिद क्यों नहीं की कि वही वह लड़की है जिसने उसके शावकों को चुरा लिया था। यह मादा आवारा जानवर उतनी मूर्ख नहीं है जितना अफवाहें कहती हैं। जनजाति के दूसरी ओर कियाओ ली ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए यूयुए को गुस्से से घूरा, जो कि कियाओ आन को पकड़े हुए। मेरे बड़े भाई को छोड़ दो। यूयुए ने पूरी मासूमियत के भाव से कियाओ ली की ओर देखा। छोटे शावक, तुम्हारा भाई बीमार है, मैं उसे तांत्रिक के पास ले जा रहा हूँ। नहीं, चिंता मत करो, हम जल्द ही तांत्रिक से मिलेंगे। बोलने के बाद यूयुए फिर से जाने के लिए मुड़ गई। कियाओ ली ने तुरंत अपने पशु रूप में रूपांतरित होकर आगे छलांग लगाई और उसने खुद को उसके पैर से लपेट लिया।